हेलो फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए वीजीटी ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोस शेयर कर रहा है। ये वीडियोस आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। देख सकते हो स्क्रीन पे हमारा पहला चैप्टर है 8th स्टैंडर्ड के साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो ये क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड, आपको मीनिंग तो पता होगा कि लिविंग वर्ल्ड इज नथिंग बट इस प्लैनेट पे, इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं, ये सभी चीज को क्या बोला जाता है, एक लिविंग वर्ल्ड में काउंट किया जाता है। ओके, एंड बात करें अगर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स की, तो माइक्रोब्स का मीनिंग आपको पता है, दैट इज नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पूरे दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में एक छोटे से छोटा जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, इसके लिए इसका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया जाता है एंड शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं माइक्रोब्स। तो जितना जितना भी दुनिया में माइक्रोब्स प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ये सभी चीज का क्लासिफिकेशन ये चैप्टर में हम लोग देखने वाले। दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है बायोडिवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोडिवर्सिटी क्या होता है और हमें क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर तक जो हम लोग ने साइंस में पढ़ा था, मतलब अभी आप 8th में हो तो 7th में आपने क्या पढ़ा था, मेनली अर्थ पे ऑर्गेनिज्म कैसे आए ये पढ़ा था, एडाप्टेशन कैसे हुआ, उनकी ज्योग्राफिक रीजन कैसी थी, कहाँ रहते थे, क्या खाना खाते थे, किस तरीके का खाना खाते थे, अपने आप को कैसे डिफेंस करते थे, कैसे बचाते थे दूसरे एनिमल से, अडाप्टेशन कैसे एक प्राणी से दूसरा प्राणी बना। दोस्तों एडाप्टेशन अपने अंदर जो चेंजेस है वो कैसे लाया, मेनी डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व इन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज, अलग अलग या फिर सेम स्पेसीज में भी कैसे ऑब्जर्वेशन हुए, ये सभी चीज यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है 7th स्टैंडर्ड में। लेकिन बात करें अगर मैं आपको एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बताऊं तो 2011 सेंसस में आप देखोगे दोस्तों तो 87 मिलियन ऑफ स्पीसीज हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट थे। कब की बात बोल रहा हूं, ये 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 87 मिलियन स्पीसीज, मतलब इतने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आपको पता ही है कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर है। तो 87 मिलियन स्पीसीज हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट थे, लैंड के अंदर भी और सी जो होता है समुद्र के अंदर भी प्रेजेंट है। टू स्टडी सच ए वास्ट नंबर इट इज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। दोस्तों आपको पता ही है कि इतना ज्यादा नंबर होना हम लोग नहीं कर पाएंगे, एक ही बार आपको इतना ज्यादा नंबर से डील करना पड़े, 87 मिलियन स्पेसीज के बारे में पढ़ना पड़े तो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए इसको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है, इसका मतलब इसको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। तो क्लासिफाई करने का जिम्मेदारी जो उठाया एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रॉबर्ट हार्डिंग विट्टेकर। 1920 और 1980 के बीच में इन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया एंड द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। उन्होंने क्या किया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में बांट दिया, उनके भी सब ग्रुप्स में बांट दिया, ऐसे कैटेगरीज बना दिया एंड यही चीज को क्या नाम दिया उन्होंने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्यों बायोलॉजिकल, क्योंकि बायोलॉजी टोटल क्लासिफाई होता है इन्हीं प्रोसेस से। दोस्तों तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की आपको बता दूं तो रॉबर्ट हार्डिंग विट्टेकर 1920-1980 के बीच में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये 5 ग्रुप्स बनाया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उनका नाम जो दिया हुआ है, फॉर दिस क्लासिफिकेशन विट्टेकर कंसीडर फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो क्या क्या क्राइटेरिया था, ये सभी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको मैं टेबल के फॉर्म से समझाता हूँ, बाद में इसका थियरी पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको समझा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देख सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। एक हिस्सा होता है आपका प्रोकैरियोट्स, दूसरा हिस्सा होता है यूकैरियोट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 तरीके से डिवाइड होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, वो पहले तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग 8th स्टैंडर्ड में है तो ज्यादा तो मैं डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यही सेम चीज आप लोग 11th में भी पढ़ोगे दोस्तों, यही सेम चीज एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि मैं 11th को भी पढ़ाता हूं तो यही सेम चीज है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा ज्यादा डीप में दिया हुआ और आप लोग को सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बेसिक दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि प्रोकैरियोट का मतलब होता है सेल। आपको पता ही होगा दोस्तों, सेल आपने पढ़ा है पहले भी। तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो भी सेल होता है, सेल से हमारा पूरा बॉडी बना है, तो सेल के अंदर एक होता है पार्ट जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप नहीं होता है। कौन से ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट्स में। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप नहीं है तो उसको हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलेंगे, ओके दोस्तों। और वही अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अगर वेल डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग यूकैरियोट्स। ये फिलहाल के लिए आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत सिंपल सा चीज है।
ओके तो मैंने वही बोला, फर्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ वो किसके आधार पे हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर कैसा है उसके आधार पे हुआ। तो ये या तो हो सकता है वो प्रोकैरियोटिक हो या तो हो सकता है वो यूकैरियोटिक हो, तो ये दोनों के आधार पे ही होगा। आपको एक बार और बता दूं, प्रोकैरियोटिक का मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, और यूकैरियोटिक का मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्लासिफिकेशन की तरफ। तो प्रोकैरियोट जो है वो डिवाइड होता है यूनिसेल्युलर में, ठीक है, और यूकैरियोट दो हिस्से में डिवाइड होता है, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर। तो प्रोकैरियोट जो डिवाइड हुआ यूनिसेल्युलर में, तो यूनिसेल्युलर क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है। यूनि का मतलब क्या होता है, एक, सिंगल, तो सिर्फ एक सेल से बनने वाले जो जीव होते हैं उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर। और उसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो किंगडम मोनेरा एक एग्जाम्पल है उसका। किंगडम मोनेरा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसका एग्जाम्पल कभी और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब आप लोग को ये सब्जेक्ट में आगे आगे जब चैप्टर बढ़ोगे, आप ये चैप्टर्स वाइज आगे बढ़ोगे ये सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको फिलहाल याद रखना कि प्रोकैरियोट्स का एक टाइप है यूनिसेल्युलर जिसमें होते हैं किंगडम मोनेरा। और वही अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो दो टाइप में डिवाइड थे, यूनिसेल्युलर में एज वेल एज मल्टीसेल्युलर में। यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल है किंगडम प्रोटिस्टा, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर कैटेगरी में आता है, लेकिन वो यूकैरियोट्स के कैटेगरी में आता है। और वही दूसरा क्लासिफिकेशन है मल्टीसेल्युलर, इसमें आपका बहुत फास्टली डिवाइड हो गया है, बहुत तीन हिस्से में डिवाइड हो गया, आप देख सकते हो। तो मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स जो होते हैं वो तीन हिस्से में डिवाइड होते हैं। पहला हिस्सा है किंगडम फंगाई, दूसरा हिस्सा है किंगडम प्लांटे, आपका तीसरा हिस्सा है इसमें किंगडम एनिमलिया। तो ये क्या है हम लोग डिटेल में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी नजर डाल लेते हैं एक बार कि मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से दो हिस्से में डिवाइड हुआ, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। ओके अब थर्ड वन जो आपका क्लासिफिकेशन है किसके ऊपर बेस करता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरह से जो न्यूट्रिशन है वो मिलता है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप खाते हो उससे ताकत मिलना, एनर्जी मिलना, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ये तीन हिस्से में डिवाइड हुआ। तो पहला मैं बात करूंगा किंगडम फंगाई। इसमें क्या होता है कि सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, बट ऑर्गेनिज्म कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो आपको पता ही होगा कि प्लांट्स के केस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हम कर पाते हैं, मतलब प्लांट्स कर पाता है। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ओके तो सनलाइट का यूज करके वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाता है, जिससे उनको एनर्जी मिल पाती है। लेकिन यहाँ पे मैं फंगाई की बात करूं तो फंगाई में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसके लिए वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पाता है। ओके वही अगर किंगडम प्लांटे के हिसाब से बात करूं तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट तो रहता है और साथ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी परफॉर्म हो पाता है। मतलब जितने भी प्लांट्स हमारे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में प्रेजेंट है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो लोग अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे थर्ड कैटेगरी जो मल्टीसेल्युलर का जो थर्ड हिस्सा जो है, इसके अंदर आपको मैं बता दूं तो जितने भी टाइप के एनिमल्स आ जाएंगे ये सभी के सभी क्या आ जाते हैं, किंगडम एनिमलिया में आ जाते हैं। और इसका एक खासियत यह है कि इनके सेल वॉल नहीं होते, नो सेल वॉल। सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल के ऊपर कवरिंग इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी ये दोनों में प्रेजेंट होती है। तो ये तो हम लोग ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरीज है किस हिसाब से डिवाइड है, तो मैं बता रहा था आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब उसमें फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है होता है। वही अगर फंगस की बात करें तो वो सेप्रोफाइटिक होता है। सेप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है, किसी और चीज के ऊपर डिपेंड रहना खाने के लिए। मतलब वो लोग क्या करते हैं, जितने भी फंगस होते हैं ना, डेड मरी हुई चीजें, डेड ऑर्गेनिक मैटर, सड़ी हुई प्लांट, सड़े हुए एनिमल्स के बॉडी वगैरह, इनके ऊपर ग्रो करते हैं, उसी से जो है अपना न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब करते हैं और खाना बना के, खाना नहीं बनाते, खाना उसी से एब्जॉर्ब करके खा लेते हैं। ओके एंड बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम लोग ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एनिमल्स है। टाइगर लायन की बात करें, ये भी क्या है, एनिमल्स है। तो हम लोग खुद से खाना नहीं बनाते, हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो अभी बात ये होती है कि यार ह्यूमन बींग्स तो खुद का खाना खुद बनाते हैं। दोस्तों ये जो हम लोग खाना बनाते हैं वो तो ठीक है, हम लोग को फिजिकल वर्क करते हैं, वो खाना बनाना नहीं पाते हैं। खाना बनाना मतलब खुद के अंदर खुद का एनर्जी प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम लोग को चावल कहाँ से ग्रो करना पड़ेगा, वो चावल को लेके आएंगे, फिर पका के खाएंगे। वही अगर दाल रहेगा या फिर कोई और चिकन हो गया, ये सब चीज़ हम लोग को दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अगर वहाँ से मिलेगा तो ही हम लोग खा पाएंगे। खुद की एनर्जी अपने आप, धूप से हम लोग को एनर्जी नहीं मिलती है जैसे कि प्लांट्स में मिलती है। तो हम लोग इसके लिए क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है एंड इंजेस्टिव है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर हम लोग खा सकते हैं जाके। ओके
ये तो हो गया तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वही अगर चौथा मैं बात करूं तो लाइफस्टाइल कैसा है, प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोड्यूस क्या करते हैं, जैसे कि प्लांट्स आपको पता है क्या प्रोड्यूस करते हैं, चावल दाल गेहूं ये सभी चीज जो है प्लांट्स खुद ही बनाते हैं, खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। एंड एनिमल्स जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, जो प्लांट्स प्रोड्यूस करता है वही एनिमल्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो प्लांट्स प्रोड्यूसर एंड एनिमल्स जो है वो कंज्यूमर्स है। एंड कंज्यूमर्स के लिए क्या लगेगा दोस्तों, कुछ चीज बचेगा भी, तो फंगस जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। कुछ सड़ी हुई चीज, बच गई चीज, ये सब चीज को गलाने का एंड खत्म करने का काम कौन करता है, फंगस। इसके लिए हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो एनवायरमेंट है, एक वेल बैलेंस है कि ठीक है ये सब एक ही साइकिल में चलता रहता है। एंड इनमें से एक भी प्रजाति अगर खत्म हो जाती है, जैसे कि अगर प्लांट्स खत्म हो गए तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, फंगस खत्म हो गए तो एनिमल्स भी जिंदा नहीं बचेंगे। तो ये तीनों के तीनों प्रजाति जो है प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई मैं बात करूं तो ये सभी चीज आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है दोस्तों, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और वही बात करूं मैं पांचवा यहाँ पे है, दैट इज जिसका नाम है हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, मतलब हमारा जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, तो कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट हो सकते हैं यूकैरियोटिक में, वही अगर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो वो कन्वर्ट हो सकता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है दोस्तों, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही था हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बात करें आगे की तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि ये जो 5 किंगडम को हम लोग ने पढ़ा, ठीक है ना, बारी बारी से जो मैंने आपको बताया कौन कौन सा 5 किंगडम, एक तो मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंगस बोला, प्लांट बोला एंड एनिमलिया बोला। तो ये पांचों किंगडम को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे दोस्तों, नहीं तो आज का लेक्चर वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप लोग 8 स्टैंडर्ड के लिए आज हमारा पहला लेक्चर है, तो मैं आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन ही बताना चाह रहा था और ये वर्क कैसे करता है ये मैं बता रहा था। तो आज हम लोग यही कंक्लूड करेंगे, अगला जो भी डिटेल में पढ़ना है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग को आज का सेशन कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक उसको शेयर करो। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट फास्ट मिल सके। थैंक यू।